तो हमने शुरू किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इससे पहले हमने देखा कि घोषणा जो है अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू द्वारा लाया गया, उसी में कुछ सुधार करने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 लाया गया, जिसके अंदर या जिसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जो भारत में या भारत के संविधान कह लो या भारत में पहली बार लाए गए। तो इन सभी की चर्चा हम वन बाय वन करेंगे। साथ ही साथ जो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, ये सुधार तो किया गया 1919 में, लेकिन किसी कारणवश इसे लागू करा गया 1921 में। तो ये सभी चीज़ों की चर्चा हम वन बाय वन करेंगे। मैंने बताया था कल कि चेम्सफोर्ड सुधार में जो मेन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, उसमें मोस्टली जो है कुछ शक्तियाँ में बंटवारा किया गया, कुछ शक्तियों का बंटवारा किया गया। कुछ शक्तियाँ हैं वो कम कर दी गई, कुछ शक्तियाँ जो है वो बांट दिए गए। तो सबसे पहले जो शक्ति कम हुई वो कहाँ हुई? भारत सचिव के। जब भारत सचिव के शक्ति में कम होगा तो उस शक्ति को भारत में जो वायसराय है उनकी शक्ति में भी कमी आएगी, यानी उसकी भी शक्ति कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ। यानी पहला जो है राज्य से वो भारत सचिव के शक्तियों में परिवर्तन, दूसरा वायसराय के कार्यकारिणी में परिवर्तन हुआ। जब वायसराय का होगा तो उनके जो अंदर प्रांत है उनमें भी होगा, यानी प्रांतियों में हुए, और प्रांत में होने के बाद केंद्र में भी होंगे। तो केंद्र है, प्रांत है, वायसराय है, भारत सचिव, 4 पॉइंट तो ये हो गए। साथ ही साथ में कुछ सांप्रदायिक और केंद्र सेवा लोक आयोग का भी गठन हुआ था इसी दौरान, इन्हीं सुधारों को लेकर। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम करेंगे। तो पहला हेडिंग डालो जो हमने कल लिखा था, लिखो भारत सचिव के अधिकारों में परिवर्तन। तो पहला क्या है? भारत सचिव के अधिकारों में परिवर्तन। भारत सचिव के अधिकारों में परिवर्तन। तो क्या क्या हुआ भारत सचिव के अधिकारों में परिवर्तन? तो पहले समझ लेते हैं। भारत सचिव के शक्तियों में क्या कर दी गई? कुछ कमी कर दी गई। भारत जो सचिव है उसके शक्तियों में क्या कर दी गई? कमी कर दी गई। और उसके मंत्रिपरिषद में 8 से 12 सदस्य कर दिए गए। कितने? 8 से 12। भाई शक्ति कम कर दी गई, मतलब शक्तियों में क्या हो गया? शक्तियों में कमी हो गया। और उनके जो सदस्य हैं वो 8 से 12 कर दिए गए। मतलब अब सदस्य ज्यादा नहीं रहेंगे, अब कितने रहेंगे? 8 से 12। उसमें भी एक कंडीशन डाल दिया गया कि जो 8 से 12 सदस्य होंगे उसमें से आधे सदस्य वो होंगे, उसमें से भी वो सदस्य होंगे आधे जो लंबे समय से भारत के क्षेत्र में रहे हो। किससे? हाँ भाई देखो, वो भारत को एक राजनीतिक मामले की तरफ लेके जा रहे थे, एक संविधान की तरफ लेके जा रहे थे। तो वहां से उनको लगा कि भारत सचिव अगर केवल ब्रिटेन में रहकर ब्रिटेन के लोगों को शामिल करेंगे तो भारत के लोगों को कैसे समझा जाएगा। तो उन्होंने इस चेंज में, इस सुधार में यह कह दिया कि अब जो आपके सदस्य होंगे ना आधे, वो कहाँ से होंगे? वो ब्रिटेन से तो होंगे, लेकिन ब्रिटेन के वो लोग होंगे जो भारत में लंबे समय से रहे हो, ताकि उनको भारत के चीज़ों का ज्ञान हो, भारत के जो विस्तार है या भारत का जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उनसे क्या हो? अवगत हो। यानी इन सभी चीज़ों के लिए उनकी सदस्यों की संख्या जो है वो आधी कर दी गई। और आधे सदस्य क्या होंगे? जो लंबे समय से भारतीय क्षेत्र में रहे हो, भारतीय क्षेत्र में रहे हो। यानी हमने देखा कि शक्ति तो कम कर दी गई, साथ ही साथ में सदस्यों की संख्या कम कर दी। अब सदस्यों की संख्या भी तो कम की, लेकिन
बात करें तो उस सदस्य में भी 1/2 सदस्य क्या होंगे, जो भारत में रह रहे हो, कैसे वही ब्रिटेन के सदस्य होंगे, वहां पे भारतीय नहीं होंगे, ब्रिटेन के होंगे, लेकिन वो लंबे समय से भारत में रहे हो, उसके सदस्य ही इसमें आधे हो सकते हैं। फिर कहा गया कि जो भारत सचिव का वेतन है, ये सवाल बनता है, ये डबल स्टार कर लेना, भारत सचिव का वेतन, भारत सचिव का जो वेतन है वो कहां से दिया जाए, भारत के संचित निधि यानी भारत के खजाने से नहीं दिया जाए। ठीक है, तो ये सब पूछा जाता है, भारत सचिव का जो वेतन है वो कहां से दिया जाए, भारतीय राजस्व से नहीं दिया जाए, ये लिख लेना, भारतीय राजस्व से नहीं दिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपके कंपटीशन की बात करें तो किस सुधार के अंतर्गत भारतीय सचिव का जो वेतन है वो भारतीय राजस्व देना बंद कर दिया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919। इस तरीके से यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक हो गया। इसके बाद यहां पर एक नया पद और बनाया गया, इस जगह पर एक नया पद और बनाया गया, एक नया पद बनाया गया, हाई कमिश्नर। ठीक है, हाई उच्चायुक्त, इसको बोलते हैं उच्चायुक्त, यानी भारतीय हाई कमिश्नर एक पद है यहां पर बनाया गया। यानी भारतीय सचिव के अंदर क्या बनाया गया, क्या क्या किए गए, सदस्य कम कर दिए गए, सदस्यों की संख्या 1/2 जो मत में होंगे वो क्या होंगे, लंबे समय से भारत में रहे हो। भारतीय सचिव का जो पैसा है, वेतन है, वो कहां से मिलेगा, भारतीय राजस्व से नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा एक नया पद का सृजन किया गया, नया पद बनाया गया और वो है उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर। तो ये कुछ शक्तियां हैं जो यहां पर बांटी गई, कुछ शक्तियों में कमी कर दी गई, वो कैसे परिवर्तन हुआ उसकी हमने चर्चा कर लिया। दूसरा है, अब भारत सचिव क्या आएगा, केंद्र के कार्यकारिणी में परिवर्तन। लिखो, अगला हेडिंग डालो, केंद्र की कार्यकारिणी, केंद्र की, दूसरा हेडिंग डालो, केंद्र की कार्यकारिणी, केंद्र की कार्यकारिणी में परिवर्तन। तो केंद्र के कार्यकारिणी में कौन से परिवर्तन हुए, कार्यकारिणी मतलब क्या, वायसराय, यानी वायसराय में क्या क्या परिवर्तन हुए, वायसराय के शक्तियों में या उसमें, तो उनकी बात कर लेते हैं। पहली बार भारत जो ब्रिटिश जो है मतलब केंद्र परिषद है, यानी केंद्र जो है, केंद्र के कार्यकारिणी में 3 भारतीयों का लाया गया, 3 भारतीयों को डाला गया। क्या, यानी 3 पद, 3 सदस्य डाले गए, या डाल सकते हो यहां पे। तो पहला क्या है, वायसराय के कार्यकारिणी में 3 सदस्य भारतीय होंगे, ये कहा गया। 3 सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। और एक खास बात यह है कि इनको वो सारी चीजें दी गई जिनसे फायदा नहीं था, जिनसे कोई चीज फायदा नहीं था। आपको पता है कि ब्रिटेन जो है पहले से ही पैसे यानी राजस्व या दीवानी जो कहते थे वो अपने पास रखते थे, और बाकी जो काम है वो किसको दे देते थे, भारतीय नवाबों को। या तो इसी तरीके से यहां भी वही कर रहे हैं कि जो भी मेन काम है दीवानी का, राजस्व का, वो अपने पास रख रहे हैं, और इसके अलावा जो ऐसे काम जो जिम्मेदारी वाले हैं वो किसको दे रहे हैं, भारतीयों को। जैसे कि यहां पर लिख सकते हो कोई 3 सदस्य दिए गए, तो 3 कौन कौन से थे, तो पहला जो था वो था शिक्षा, दूसरा जो था वो है श्रम, श्रम मतलब मजदूर,
और तीसरा जो है वो स्वास्थ्य। यानी 3 ऐसे क्षेत्र दे दिए जहां पर भारतीयों को, 3 ऐसे क्षेत्र दे दिए जहां पर भारतीयों को क्या हुआ, एक जिम्मेदारी वाले पद दे दिए गए जिनके लिए उनको कोई फायदा नहीं होने वाला था। पद तो मिले लेकिन शिक्षा, श्रम और स्वास्थ्य। आगे क्या हुआ लिखो, जैसे ही 3 पद आए तो यहां से पहली बार केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा हो गया। किसमें? केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा हुआ। इसी अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा हुआ। आपने देखा केंद्र सूची, राज्य सूची, तो केंद्र सूची और राज्य सूची जो है वो इसी के पार्ट है। यानी पहली बार केंद्र सूची और राज्य सूची की बात करेंगे तो कब आए थे? 1919 में। यानी आप लिख सकते हो यहां पर कि जो केंद्र में राज्य और शक्तियों का बंटवारा हो गया वो किस में आ गया? मॉन्टेग्यू। यानी केंद्र सूची और दूसरा क्या है? राज्य सूची। यहीं पर एक लाइन लिख लेना, हमारे भारत में एक समवर्ती सूची भी है। समवर्ती सूची है ना, राज्य सूची, देखो केंद्र सूची सबसे बड़ा, फिर क्या आता है? हाँ बिल्कुल सही है। देखो एक होता है केंद्र सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, इनके विषय होते हैं, ठीक है, और तीसरा होता है समवर्ती सूची। ये आगे पढ़ेंगे अभी पॉलिटी में। तो केंद्र और राज्य सूची जो है वो आया 1919 के अधिनियम के तहत। अगर भारत में संविधान की विकास की बात करेंगे तो वहां पर केंद्र सूची और राज्य सूची कहां आया? तो समवर्ती सूची आया, याद रखना, 1935 के अधिनियम में। समवर्ती सूची कब आया? 1935 के अधिनियम में, जिसको भारत शासन अधिनियम 35 कहते हैं। पॉलिटी के अंदर ये सारे संवैधानिक विकास में पढ़ेंगे कि कौन से अधिनियम किस तरीके से आए, उनके पीछे का कारण जानेंगे, ताकि हमें वो चीज़ें याद ना करना पड़े, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो केंद्र सरकार में जो ब्रिटेन में जो भारत सचिव है उसके शक्तियों में कैसे बंटवारा किया गया, समझ में आ गया? जब भारत के कार्यकारिणी सदस्य में, ये जो भारत का जो कार्यकारिणी है यानी वायसराय है, तो वायसराय के परिषद में भी, कार्यकारिणी में भी क्या हुआ? बदलाव हुए। क्या बदलाव हुए? कि पहली बार 3 भारतीयों को डाल दिया गया। इससे पहले याद रखना, इससे पहले भारत के लोग वायसराय के कार्यकारिणी में नहीं थे। कहां थे? केंद्र में थे, प्रांत में थे, लेकिन वायसराय के कार्यकारिणी में नहीं थे। एक चीज समझाता हूं, समझना ध्यान से, देखो ध्यान से। एक चीज समझाता हूं, उसको समझना। देखो अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो सबसे ऊपर अगर बात करें तो कौन होता था? वायसराय। अगर सबसे ऊपर की बात करते हो तो सबसे ऊपर कौन होता था? वायसराय के नीचे 2 चीज आ जाती थी, केंद्र और इसके ऊपर अगर बात करें तो वो होते थे सचिव। ये एक पैटर्न है, सचिव के नीचे, वायसराय के नीचे 2 केंद्र और राज्य, यानी अब केंद्र के नीचे भी राज्य होंगे, ऐसा था। यही चीजें आज भी चला हुआ है, यही चीजें आज भी है। तो कहीं ना कहीं संविधान के अंदर भी जो शुरुआती है वो 1919 ही है, लेकिन शुरुआत तो 1858 में हो चुका था, ठीक है। अगर बात करो तो शुरुआत तो 1813 में, 1893 में, 1773 में हो चुका था।
अगर संविधान के विकास की बात करो तो संविधान का जो विकास है वो 1773 शुरू हो चुका था। तो कहने का मतलब क्या है कि भारत के अंदर कोई भी पद, कोई भी सृजन करता है तो कहां से आता है? तो सबसे पहले सचिव है, फिर क्या है? फिर केंद्र और। तो हमने सचिव के कुछ अधिकार पढ़ लिए कि कैसे परिवर्तन हुआ। वायसराय के अंदर पहली बार 3 भारतीयों को डाला गया, शिक्षा, श्रम और स्वास्थ्य के लिए, जो इतने महत्वपूर्ण पद नहीं थे लेकिन पहली बार डाले गए। तो क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा, केंद्र और राज्य की शक्तियों में बंटवारा हो गया, यानी केंद्र सूची और राज्य सूची आ गई। केंद्र सूची में केंद्र अपने काम करेंगे और राज्य में राज्य अपना काम करेंगे। लेकिन बंटवारा तो हो गया, लेकिन वीटो पावर अभी भी किसके पास है? वायसराय के पास है। मान लो केंद्र सरकार ने या केंद्र परिषद ने कुछ गठन किया, कुछ नियम, कुछ अधिनियम बनाए, तो वायसराय चाहे तो वीटो पावर लगाकर उसको खत्म भी कर सकता है। राज्य में कुछ बनाता है तो केंद्र उस पर खत्म कर सकता है केंद्र सूची लगाकर, और वायसराय चाहे तो दोनों खत्म कर सकता है। जिस तरीके से आज राज्यसभा और लोकसभा में कोई बिल पास होता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, ऐसे ही अगर इनके कुछ बिल पास होते थे तो वो कहां जाते थे? वायसराय के पास। यानी केंद्र और राज्य में अगर कोई भी अधिनियम पारित करना हो, कोई बिल पास करना हो, तो वो वायसराय के पास जाता था और वायसराय उसको मान भी सकता था और नहीं मान सकता था। लेकिन उसके बाद इतनी शक्ति थी कि वो खत्म भी कर सकता था वीटो पावर। लेकिन एक ऐसी शक्ति, जैसे ब्रिटेन से मान लो भारत सचिव यानी ब्रिटेन के संसद से कोई नियम और अधिनियम बनकर आया तो उसको खत्म करने की पावर वायसराय के पास नहीं थी, क्योंकि वो कहां से बन के आया है? ब्रिटेन से बन के आया है। मेरी बात समझ में आया? अगर ब्रिटेन के संसद से कोई भी नियम अधिनियम बन के आया तो उसको खत्म करने की शक्ति वायसराय के पास थी क्या? नहीं थी। तो वायसराय के कार्यकारिणी में कौन कौन से क्या क्या हुए? 3 सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। फिर शक्तियों का बंटवारा हो गया, केंद्र सूची और राज्य सूची। वीटो पावर अभी भी किसके पास है? वायसराय के पास है। और केंद्र सूची और राज्य सूची कब जोड़ा गया? 1900। और समवर्ती सूची, सूची समझते हो? सूची का मतलब होता है विषय। जैसे कि केंद्र का विषय है, जैसे मान लो अभी जीएसटी लगाते हैं, वो किसका विषय है? केंद्र सरकार का। अब बताओ, ट्रैफिक पुलिस के हर राज्य का एक जैसा होता है? अलग अलग होता है, तभी ना अलग अलग ड्रेस होते हैं। तो वो किसके अंदर है? राज्य सरकार के अंदर। तो ये राज्य का विषय हो गया। केंद्र का विषय क्या हो गया? जो केंद्र देख रही है, जैसे नेशनल हाईवे, ये किसका विषय है? केंद्र का है। यानी केंद्र के सूची में केंद्र अपने विषय को रखता है, यानी अपने नियम कानून केंद्र बनाएगा अपने विषय पर, और राज्य के विषय पर राज्य बनाएगा। तो यहां पर ये ध्यान रखना है। तो समवर्ती सूची क्या है? जो दोनों मिलकर बनाएंगे, दोनों मिलकर बनाएंगे। वो कहां? समवर्ती सूची में आएगा। एक और सूची होता है अवशिष्ट सूची। एक सूची क्या होता है? अवशिष्ट सूची। एक चौथा ध्यान रखना है, अवशिष्ट। तो अवशिष्ट सूची वो सूची होते हैं जब भारत का संविधान विकसित हो रहा था, यानी भारत का जब संविधान बनाया जा रहा था, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट रह गए, कुछ ऐसे विषय रह गए जो इस समय यहां पर नहीं डाले गए। तो उन सारे विषयों को क्या बोला जाता है? अवशिष्ट सूची। और इस पर कंट्रोल होता है केंद्र का। किसका कंट्रोल होता है? केंद्र का होता है। जैसे कि आज कंप्यूटर है, क्या जो कंप्यूटर है वो क्या संविधान में कहीं लिखा हुआ है? कंप्यूटर के बारे में नहीं लिखा गया है। तो उसको किसके विषय में रखा जाए? तो उसको अवशिष्ट सूची के विषय में रख दिया गया। समझ में आ गया? तो ऐसे जो अवशिष्ट सूचियां हैं, जो ऐसे विषय जो ना संविधान बनते समय ना वो केंद्र के रखे गए सूची में, ना वो राज्य के सूची में, ना वो समवर्ती सूची में रखे गए, तो ऐसे सूची को क्या बोलते हैं? अवशिष्ट सूची बोलते हैं। तो अवशिष्ट सूची आप देखकर पता कर सकते हो कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। समझ में आ गया? चलो, जो आजकल की या आज आने वाले समय की बात होगी वो सारे क्या है? अवशिष्ट सूची होंगे। समझ में आ गया चीजें? जैसे 5G नेटवर्क की बात थी क्या कहीं पे? नहीं है।
तो वो सब अवशिष्ट सूची में आएंगी, यानी इंटरनेट। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो केंद्र सरकार नहीं कर सकती है, कुछ अवशिष्ट में, लेकिन कंट्रोल किसका है? केंद्र सरकार का है। रखा गया उनको अवशिष्ट सूची में, लेकिन वो किसका है? केंद्र का है। यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे लिखो, इसको मिटा दूं। चलो तीसरा लिखो। अब देखो हमने पढ़ लिया भारत सचिव का शक्ति में परिवर्तन, फिर हमने पढ़ लिया वायसराय के कार्यकारिणी, यानी वायसराय की जो शक्ति है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, उसके कार्यकारिणी में, वो हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कहां? केंद्र। तो हेडिंग डालो तीसरा, केंद्र की विधायी परिषद में परिवर्तन। तीसरा डालो, केंद्र के विधायी परिषद, केंद्र के विधायी परिषद में परिवर्तन। केंद्र के विधायी परिषद में क्या क्या परिवर्तन हुए? विधायिका तो समझते हो, विधायिका जो कानून बनाती है, यानी अब केंद्र में जो कानून बनाने वाले हैं उसमें द्वैध शासन आ गया। क्या आ गया? द्वैध शासन नहीं, आप लिख लो ऐसे, पहली बार केंद्र पूरा भारत, केंद्र जो है पूरा भारत है, केंद्र क्या है? भारत है, ठीक है। जो राज्य है वो राज्य प्रांतीय सरकार है। देखो केंद्र के विधायी परिषद में गठन, देखो एक बात ध्यान रखना, संसद के अंग, अगर संसद के अंग की बात करेगा तो संसद के 3 अंग होते हैं, पेपर में आता है। इनमें से कौन से संसद के अंग शामिल है या नहीं है? तो पहला याद रखना, सबसे ऊपर होता है राष्ट्रपति। क्या होता है? फिर होता है राज्यसभा, और फिर क्या होता है? लोकसभा। इसी तरीके से ध्यान दो, यहाँ पे जिस तरीके से केंद्र के अंदर 2 सदन बनेंगे तो एक वायसराय हो जाएगा, तो वही सेम पैटर्न आज के दिनों में भी है। तो कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था जो है वो दिखता है यहाँ पे। तो वो सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे, एकात्मक, संघात्मक, ये सब पॉलिटी के अंदर जब पढ़ेंगे तो उन चीज़ों को समझेंगे और हिस्ट्री को वहाँ पर रिलेट करेंगे। देखो इतिहास को इतिहास के आधार से पढ़ना है, और राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटी को, संविधान को संविधान के विचार से पढ़ना है, उसके सोच से पढ़ना है, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। और इतिहास को, भूगोल, इतिहास को अगर आप पॉलिटी के साथ मर्ज करना चाहते हो तो उन दोनों के मिश्रण से ही आप चीज़ों को याद कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे हमें पॉलिटी में दोबारा पढ़ने हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं इतिहास के पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वहाँ पर व्यू बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? जो सोचने का तरीका है वो बदल जाएगा। तरीके, चीज़ें यही रहेंगी, टॉपिक भी यही रहेंगे, लेकिन सोचने का तरीका क्या है वो बदल जाएगा। तो केंद्र में विधायी परिषद में परिवर्तन, तो लिखो पहली बार केंद्र में, पहली बार द्विसदनात्मक, यानी 2 सदन बनाए गए। द्विसदनात्मक कौन कौन सा? राज्य परिषद और केंद्र विधान परिषद। राज्य परिषद और केंद्र विधान परिषद, ये 2 चीजें बनाई गई, केंद्र विधान परिषद और राज्य परिषद। जो राज्य परिषद है ना वो वायसराय के अंडर कंट्रोल में होता था। किसके? लिख सकते थे यहाँ पे। तो यहां पर सीट पूछ लेता है तो याद रखना 60 सीट होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 60। याद करो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार में संख्या 16 से कहां कर दिया गया था? 60 कर दिया गया। तो ये 60 सदस्य वही है। 60 सदस्य कौन है? वही है। इसमें लिख लो केंद्र विधान परिषद में 143 सदस्य थे। कितने? हाँ। इस 143 में पहली बार देखो मुस्लिमों, जो मुस्लिम लीग है यानी मुस्लिम को निर्वाचन मंडल दे दिया गया था। पहली बार यहां पर, ठीक है, केंद्र विधान परिषद में क्या लाया गया? तो वो लाया गया ईसाई को, ठीक है, यूरोपियों को,
ठीक है, इनको अलग से निर्वाचन मंडल दिया गया। तो लिखो यहां पर इस 143 में जो इंपॉर्टेंट याद रखना, दो सिख जो थे उनको सीट आवंटन किया गया, 30 सीट मुसलमान वर्ग को दिया गया, ये 2 सीट सिख वर्ग को दिया गया, और कुछ 20 सीटें ऐसी थी जिसमें यूरोपियन, ठीक है, और जमींदार, इस तरीके से सीटों को बांटी गई। वाणिज्य, जो पैसे वैसे देते थे, पैसे का लेन देन करते थे, वाणिज्य, ऐसे इनको बांटे गए। मेन पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से मुसलमान वर्ग के जो निर्वाचन मंडल हुआ था पृथक, वो कहां हुआ था? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। तो ईसाइयों को कब मिला? सिखों कब मिला? सिखों को मिला 1919। और याद रखना, ऐसे भी 1919 में एक जलियांवाला बाग कांड हुआ था अमृतसर में, तो वहां भी ऐसे भी ध्यान रखते हो। तो सिखों को निर्वाचन मंडल कब मिला? 1919। इसी के कुछ कारण से जब लोग एकत्रित हुए थे तो जनरल डायर ने क्या चलवा दिया था? गोली चलवा दिया था। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी पढ़ेंगे ताकि आपको याद भी रहेगा चीजें। तो निर्वाचन मंडल कहां डाला गया? केंद्र विधान परिषद में डाला गया, और वहां पर सिख को 2 सीटें मिली थी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, सीट तो नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछ सकता है कि सिख समुदाय को कब पृथक निर्वाचन मंडल मिला? 1919 में। समझ में आ गया? और मुसलमान वर्ग को 1909 में। कोई दिक्कत यहां पर? आगे लिखो। समझ में आ गया? अरे मुसलमान को तो पिछले अधिनियम में नहीं मिल गया था, साल नहीं, पिछले अधिनियम में मिल गया था 1909 में, और सिख को मिला है 1919 में। ठीक है, और ध्यान देना, राज्य परिषद में जो वोट करने का, अगर मान लो निर्वाचन को तो वोट भी डालेंगे, तो कुछ शर्तें लगाई गई। क्या शर्तें पढ़ा दूं? चलो लिखो फिर, शर्त लिखो, दोनों में क्या क्या शर्त थी चुनाव देने के लिए और प्रत्याशी को खड़ा होने के लिए, क्या क्या शर्तें थी। ठीक है, लिखो यहां पर। एक देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, ध्यान दें। पहली बार क्या लगा, तो ये ध्यान रखना है, पहली बार क्या हुआ? सिख को मिला गया सीट। ठीक है ना, 2 बातें अभी तक मेन निकल के आया है जो आपके एग्जाम, और ये सारी चीजें समझना है कहानी के तौर पे, ताकि जब चीजें कोई पूछे तो हम आराम से बता देंगे। अब लिखो, चुनाव से संबंधित जो चीजें हैं, चुनाव से संबंधित लिखो। राज्य परिषद में क्या हुआ? राज्य परिषद में क्या होगा? और केंद्र विधान परिषद में क्या होगा? लिखो, यहां पर महिलाओं को मत करने का अधिकार नहीं है, अनुमति नहीं। लिख लो, राज्य परिषद में महिलाओं को मत का अधिकार नहीं, मत देने का अधिकार नहीं, मत देने का या देने की अनुमति नहीं। यहां पर महिलाओं को मत देने का अधिकार है, मत देने का अनुमति है यहां पे। अब ध्यान दो, पूछा जा सकता है पेपर में कि पहली बार किस अधिनियम के तहत या किस अधिनियम के तहत महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, या किस, बताओ? तो 1919 भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत पहली बार। तो केंद्र में कि केंद्रीय विधान परिषद में? राज्य परिषद में नहीं, किसमें? केंद्र विधान परिषद में हुआ। ठीक है, दूसरा लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन बात वो लिखवा देता हूं। यहां पर जो महिलाओं को मत देने की अनुमति नहीं थी, और यहां पर क्या है? मत देने की
अनुमति थी। जो प्रत्याशी हो सकते थे इसके राज्य परिषद के, प्रत्याशी मतलब समझते हो जो उम्मीदवार होते हैं, तो प्रत्याशी कौन हो सकते थे? जो विधानमंडल का अनुभव हो, किसको? जिसको विधानमंडल का क्या हो, अनुभव हो, या किसी विश्वविद्यालय के सीनेट में हो। सीनेट जहां पर बहुत सारे लोग बैठते हैं, सीनेट को कहलाते हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय में ऊंचे पोस्ट पर हो, सीनेट, ठीक है। तो वहां पर दो चीजें, महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था यहां पे, लेकिन प्रत्याशी कौन थे? जो विधानमंडल के अनुभव हो और विश्वविद्यालय का सीनेट में हो, ठीक है। तीसरा बात लिख लो, जो राज्य परिषद है, जो राज्य परिषद है उसके प्रमुख की नियुक्ति, उसके प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर जनरल, वायसराय कहता है। कौन करता है इसकी प्रमुख की जो नियुक्ति? वायसराय। गवर्नर जनरल मतलब है, जीजी का मतलब है गवर्नर जनरल, वायसराय, ठीक है। ये तो हो गया राज्य की कुछ मेन बातें। अब देखो, इसमें महिलाओं को मत देने का अनुमति है कि नहीं है? है ना। यहां पर कुछ पैसे से भी मत दिए जाते थे राज्य परिषद में। वो लोग मत करते थे जिनकी आय सबसे ज्यादा हो, या जो सरकार को सबसे ज्यादा पैसे देते हो आय के रूप में, कर के रूप में, वो इसमें देते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, यानी इसमें मत देने वालों की संख्या ज्यादा थी, इसमें कम थी, और इसमें मत देने वाली संख्या ज्यादा थी। इसमें मत देने वालों की संख्या, इसमें केवल और केवल 17,000 कुछ लोग मत देते थे राज्य परिषद में पूरे भारत से। उस समय भारत की जनसंख्या 24 करोड़ के लगभग थी। 24 करोड़ में से 17,000 लोग ही यहां पर मत देते थे अपना। यानी सोचो कि उस समय लोगों के पास आय कितने लोगों के पास होगी। दूसरा, यहां पर जो आय है वो कम कर दिया गया, और यहां पर लोग जिसकी आय कम होती थी या जो सरकार को कम टैक्स देते थे वो भी यहां पर अनुमति दे सकते थे, मतलब वहां मत दे सकते थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहां पर जो लोग थे वो 19 लाख के करीब मत देते थे। केंद्र विधान परिषद में 19 लाख के करीब मत देते थे, और यहां पे मत जो अधिकार है वो कम है। बस इतना ध्यान रखना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जाम के लिए, मत देने का अधिकार महिलाओं को कब मिला और कहां मिला? तो राज्य परिषद में मिला कि केंद्र विधान परिषद में मिला? देखो, सबसे सिंपल सवाल पूछ सकता है, महिलाओं को मत देने का अधिकार 1919 अधिनियम। अब पूछ देगा महिलाओं को मत देने का अधिकार केंद्र विधान परिषद में या राज्य परिषद में? केंद्र विधान परिषद में। तो ये डीप में बन जाएगा उसका नॉलेज। तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो हमने देख लिया कि वायसराय, केंद्र में भारत सचिव के शक्ति में कैसे परिवर्तन हुआ, वायसराय के शक्ति में कैसे परिवर्तन हुआ, वायसराय के शक्ति में कैसे परिवर्तन हुआ, और केंद्र के अंदर कैसे चीजों को बंटवारा हुआ। तो पहली बार द्विसदनात्मक चीजें आई, राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद। अब लिखो आगे, मैं इसको चलो आगे देखो। यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो अभी आप। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो आगे लिखो, प्रांतीय परिषद में परिवर्तन। प्रांतीय परिषद में परिवर्तन, चौथा आइडिया लो। प्रांतीय परिषद में परिवर्तन। देखो, प्रांतीय परिषद में क्या हुआ, जो गवर्नर होते थे उसमें कुछ मनोनीत सदस्य होते थे और कुछ निर्वाचित होते थे। यानी यहां पर जो प्रांतीय परिषद में पहली बार अगर देखा जाए तो द्वैध शासन क्या लाया गया? तो द्वैध शासन कहां लगाया गया? प्रांत में, केंद्र में नहीं, याद रखना।
प्रांत के अंदर द्वैध शासन लाया गया। पूछा जाता है कि द्वैध शासन कहाँ लाया था? प्रांतों में। कहाँ? प्रांत में लाया गया। और केंद्र में आएगा 1935 के अधिनियम में। ठीक है, तो याद रखना, प्रांत में द्वैध शासन कब लाया गया? 1919 में। और इसमें क्या हो द्वैध शासन में कि कुछ गवर्नर जो होते थे, गवर्नर प्लस मनोमित सदस्य, और दूसरा होते थे गवर्नर प्लस निर्वाचित सदस्य। अब मनोमित और निर्वाचित का मतलब क्या है? जो स्वेच्छा से चुन लेते थे गवर्नर उसको मनोमित, और जो निर्वाचित जो चुनाव को शुरुआते थे वो निर्वाचित, उनका चुनाव होता था। तो इसके द्वैध सदन में गवर्नर के साथ कौन होते थे परिषद में? मनोमित सदस्य और निर्वाचित सदस्य। लिखो, इनको दे दिया गया आरक्षित विषय। क्या दे दिया गया? और इनको दे दिया अनारक्षित कह लो। या हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो इन दोनों को आरक्षित विषय और अनारक्षित विषय दे दिया गया। आरक्षित और अनारक्षित क्या है? देखो ध्यान से। आरक्षित विषय फिर से देखो ध्यान से कि जब द्वैध शासन लगा तो आरक्षित का मतलब है जो पैसे वाला मामला है वो अपने पास और बाकी यहां पर। तो यहां पर आरक्षित विषय में आप लिख सकते हो राजस्व, न्याय, यहां लिख सकते हो आप शिक्षा, वही श्रम, स्वास्थ्य। यानी जो मनोमित होते थे वो अपने पास पैसे का ज्यादा लेन देन रखते थे। ठीक है ना, पैसे का लेन देन ज्यादा रखते थे। और जो दूसरे होते थे उनको क्या करते थे? जो दूसरे होते थे उनको क्या करते थे? उनको ऐसे विषय देते थे जिसमें उसका लाभ नहीं हो, जिसमें उनके पास पैसे लेने पड़े। अब बताओ, शिक्षा का देने के लिए क्या पैसे कहां से आएंगे? शिक्षा के लिए तो कहीं ना कहीं ऊपर जाना होगा। तो उनको उतने पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए उस समय शिक्षा का भी उतना विस्तार नहीं था। तो शिक्षा का विषय जो है वो अनारक्षित में कर दिए गए, जो द्वैध शासन के अंदर यहां पर लाए गए। ठीक है, तो राज्य सूची के अंदर अगर बात करें तो राज्य सूची के अंदर आते हैं ये अनारक्षित और आरक्षित। क्योंकि प्रांत की बात कर रहे हैं तो प्रांत मतलब राज्य, और राज्य के अंदर जो सूची होती है विषय सूची, उसमें दो होती है, आरक्षित और अनारक्षित। आरक्षित और या हस्तांतरित, जो एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकती है। बात समझ लीजिए। ठीक है, आगे लिखो, इसी में कुछ और बातें। आगे लिखो, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया गया। इसी के अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया गया। इसी में लिखो 1926 में। किसमें? उसी सुधार के अंदर उन्होंने कहा कि 1926 में हम क्या करेंगे? 1926 में हम क्या करेंगे बताओ? लोक सेवा आयोग का गठन करेंगे। किसका? हाँ, तो लिखो केंद्रीय लोक सेवा का आयोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाएंगे। यानी उस समय 1926 में उन्होंने कहा कि हम केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन करेंगे, और 10 वर्ष बाद इसकी जांच करने के लिए, किसकी जांच? केंद्रीय लोक सेवा आयोग, निर्वाचन का और द्वैध शासन का, तीनों का जांच करने के लिए 10 वर्ष के बाद इसकी जांच करने के लिए एक जांच कमेटी आएगी। जांच कमेटी आएगी कहां से? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। और यहीं पर एक घटना घटती है, वो ताकि आपको याद रहे, बता देता हूं। जब उन्होंने कहा कि 10 साल बाद एक जांच कमेटी आएगी,
लेकिन 10 साल पूरे ना होने से 2 साल पहले ही, 2 साल पहले ही जांच पूरा होने से, जांच समय पूरा होने से पहले, जांच समय पूरा होने से पहले ही जांच कमेटी 1927 में गठन हुआ। 1927 में, और 1928 में भारत पहुंची, और उसका नाम है साइमन कमीशन। क्या नाम है? हाँ, तो साइमन कमीशन भारत क्यों आई थी? वो 1919 के जो अधिनियम में जो सुधार किए थे उसकी जांच के लिए भारत आई थी, लेकिन वो समय था 10 सालों का, लेकिन वो पहले ही आ गई। और इसका विरोध भी क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। तो यहां पर जो 10 वर्ष बाद की जांच है, तो ये किसमें आई? प्रांतीय परिषद में परिवर्तन जब था तो उस समय इसकी जांच करने के लिए चीजों को लाया गया। यहां तक समझ में आ गया सभी को? और इसका फिर विरोध हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रांतीय सरकार में, केंद्रीय सरकार में, वायसराय में और भारत सचिव में क्या क्या परिवर्तन हुए, कोई दिक्कत? चलो अब इनकी एक बार हम समीक्षा कर लेते हैं कि हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें कौन कौन सी मेन बातें हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंदर कौन कौन सी मेन बातें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो हमने पढ़ा उसका एक बार विश्लेषण भी कर लेते हैं। स्टार्ट करें, चलो भैया। तो इसको चलो कुछ समीक्षा करते हैं, जो कुछ पॉइंट निकल कर आएंगे इससे, ठीक है? चलो देखो, कुछ लिख लो, मैं बता रहा हूं, आप इसको लिखते रहो। चलो जो इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, लिखो। पहली बार लिखो, कुछ समीक्षा है इसका, इस चीज जो 1919 अधिनियम है इसकी कुछ समीक्षा की है। समीक्षा मतलब होता है उसका विश्लेषण, उसका विस्तार करना है कि क्या क्या उसमें हुआ। तो लिखो, पहली बार एक उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए कदम उठी या उठा। एक कदम उठा। उत्तरदायी सरकार मतलब कि कोई ऐसी सरकार बनी जिसमें कोई उत्तरदायी होगा, तभी ना केंद्र सभा, केंद्र विधान परिषद और राज्य परिषद बना। तो पहली बार पूछा जा सकता है, पहली बार उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए कौन सा अधिनियम आता है? तो 1919। दूसरा सवाल लिखो, लिखो। पहला हो गया उत्तरदायी सरकार। दूसरा लिख लो, केंद्र में 2 सदन। केंद्र में कितने सदन? एक राज्य परिषद और विधान राज्य परिषद। ये भी लिख लेना, अगर जहां लिखे हो ना ये भी लिख लेना। एक उच्च सदन, एक क्या होता है? उच्च सदन, और एक निम्न सदन। उच्च सदन होता है राज्य परिषद। उच्च सदन क्या होता है? और निम्न सदन होगा केंद्र विधान परिषद। ठीक है, आप बताओ आज की निम्न सदन कौन सी है केंद्र के अंदर? लोकसभा। और उच्च सदन राज्यसभा। ठीक है, जहां भी संसदीय व्यवस्था है, जिस भी संविधान के अंदर, वहां पर क्या है? दोनों है, लोकसभा और मतलब उच्च सदन और निम्न सदन। और हर सदन में, हर देश के अंदर सदन का नाम अलग अलग है। ठीक है ना, जैसे एक लॉर्ड्स ऑफ हाउस और कॉमन्स हाउस। ठीक है, ये ब्रिटेन का है। ठीक है, चलो, तो केंद्र में कितने सदन हो गए? 2 सदन। भारत सचिव के शक्ति में कमी आ गई। भारत सचिव के शक्ति में कमी आ गई। तीसरा, महिलाओं को मत देने का अधिकार। चौथा, महिलाओं को
मत देने का अधिकार कौन से पद किसमें आया? 1919 में। और क्या क्या था? और था केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। लिख लो इसको, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। और क्या हुआ? और लिख लो, निर्वाचक सदस्यों की संख्या बढ़ी, या निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ गई। निर्वाचित सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी। ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें? वोट देने का भी अधिकार था, लिखना तो लिख सकते हो। पहली बार बजट पर वोट देने का अधिकार मिला था। हाँ, पहले देखो 1909 में केवल बजट पर हम बहस कर सकते थे, वो सब यूपीएससी के लिए इसलिए नहीं बताया था मैंने। पूरक शब्द प्रश्न वही पूछ सकता है जो पूछ रहा है क्वेश्चन, और लेकिन एक बार। लेकिन इस बार क्या था, 20% बजट पर मत भी दे सकते थे। तो लिख लो, पहली बार बजट पर मत देने का अधिकार भी मिला। पहली बार बजट पर मत देने का अधिकार। और यह अधिनियम विफल हुआ। क्या हुआ? लिख लो ये सब चीजें। यह अधिनियम क्या हो गया? विफल हो गया। ठीक है। दो बातें और बता देता हूं इसके समीक्षा के उपलक्ष्य में। चलो, मेन क्या हुआ कि जब रोलेट 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उन्होंने अपनी तरफ से अगस्त घोषणा को और मजबूत करने के लिए उन्होंने कुछ घोषणाएं शुरू कर दी कि क्रमिक रूप से आपको हम क्या करेंगे, स्वशासन दे देंगे। लेकिन कुछ नेताओं, कुछ क्रांतिकारियों ने उस चीज़ का विरोध किया था। लेकिन उसी समय ब्रिटेन के संसद से एक रोलेट एक्ट पास हो जाता है। क्या? और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही घटना घट जाती है, जिसकी वजह से रोलेट एक्ट के पास होना, और पहले जब भी कुछ भी होता था तो जो भी सुधार होते थे तो उसमें कांग्रेस या मुस्लिम लीग भाग लेती थी, क्योंकि मेन सबसे बड़ी वही सरकार थी। तो 1920 में जब ये समीक्षा हुआ, जब ये चीज़ें चल रही थी, तो 1920 में रोलेट एक्ट पास हो जाने की वजह से जलियांवाला बाग कांड हो जाने की वजह से, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाने की वजह से कांग्रेस ने 1920 में भाग नहीं लिया था। यानी जब ये चल रहा था सुधार, तो उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। याद रखना ये बात, क्योंकि इसके बाद हम महात्मा गांधी पढ़ेंगे, और महात्मा गांधी जब पढ़ना शुरू करेंगे तो महात्मा गांधी के साथ रोलेट एक्ट आएगा। रोलेट एक्ट के साथ खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी घटना, असहयोग को बंद कर दिया जाता है। ठीक है ना। फिर काकोरी कांड आएगा, षड्यंत्र आता आएगा। ठीक है। इस तरीके से अब चीज़ों को हम क्रांतिकारी तरफ मूव करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा द्वितीय चरण, राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक। तो ये चरण जो है आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो आता है गांधीवादी युग, जो तीसरा चरण की बात करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले अब अगली क्लास में हम महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके जीवनी संबंधित चीज़ें जानेंगे कि जन्म कब हुआ, उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, कैसे की, नौकरी के लिए कहाँ गए, अफ्रीका गए तो कैसे गए, किस कारण से गए, वहाँ से आए तो किस कारण से आए, भारत में चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला सत्याग्रह था उनका, तो कैसे शुरू किया, किन के मदद से शुरू किया। तो ये गांधी जी के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो अभी बीच में चंपारण सत्याग्रह भी आएगा, असहयोग आंदोलन भी आएंगे, ऐसे बहुत सारे उनके आंदोलन भी आएंगे। उन्होंने कुछ आंदोलन अफ्रीका में भी लड़ाई लड़े थे, उनका भी हम जिक्र यहाँ करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का जिक्र हम महात्मा गांधी के जीवनी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि गांधीवाद पढ़ना है, गांधी युग पढ़ना है। तो यहाँ से गांधी जी के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी जब तक विचारधारा को नहीं समझोगे तब तक उनके आंदोलन को हम समझ नहीं पाएंगे।
और हर एक आंदोलन एक दूसरे पर संबंधित है। ध्यान रखना, ये इसके असफल होने का कारण क्या है? रोलेट एक्ट का पास हो जाना। इसके असफल होने का काम क्या है? रोलेट एक्ट का पास हो जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन का शुरू होना, खिलाफत आंदोलन का शुरू होना, और इस बार अब आंदोलन ही आंदोलन शुरू हो जाएंगे। और भारतीय इतिहास के अंदर ये गांधी वाग युद्ध कहलाता है। और 1947 में जब भारत स्वतंत्र होगा तो वहाँ की कुछ घटनाएं देखेंगे और आधुनिक भारत के इतिहास को हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। तो यहाँ से अभी तक कुछ चीज़ें जो आपने अभी तक पढ़ा कि भारत में यूरोपियन का आगमन से लेकर 1919 तक कौन कौन सी घटनाएं घटी, अगर आपको घटनाएं भी याद होंगे तो आपको मैं कह रहा हूँ कि आप इतने सक्षम हैं कि एग्ज़ाम के अंदर आप कम से कम 40 to 50% क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। आज भी अगर आप जिस तरीके से मैंने पढ़ाया आप सभी को, अगर आप उस तरीके से आप पढ़ाई की दृष्टिकोण से देखें तो आज आप अगर हिस्ट्री क्वेश्चन पढ़ते होंगे तो ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है। जो टॉपिक आपने पढ़ा है अभी तक, जो नहीं पढ़ा उसको तो हम नहीं कह सकते अभी, लेकिन जिस तरीके से हम उस टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस तरीके से हमने देखा। जैसे आपके अभी पेपर में आते हैं तो आप क्वेश्चन देखते हो तो हाँ समझ में आता है कि हाँ हमने ये पढ़ा है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए होते हैं। मैं फिर से कहता हूँ कि जो 2-4 क्वेश्चन नए होते हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर होता ही है, आप उसमें से नए क्वेश्चन को कहीं पर एक किताब में, कहीं पर उसी किताब में जहाँ नोट्स करते हो उसी जगह पर साइड में कहीं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, उससे संबंधित होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में अपनी बेहतर क्लास के लिए।